जनता बदहाल है, जनता स्वयं सोच रही है बदलाव की और जनता उन्मुख भी हो चुकी है। नौकरियां कैसे मिलती है, उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है, उसका रोड मैप कैसे तैयार होता है, एक नज़ीर तेजस्वी जी ने पेश करके दिया है। बाहर की कंपनियों के साथ इस सरकार का साठगांठ है। सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के युवा तरक्की करें। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर सर्वे करते हुए अलग अलग विधानसभा में जाकर जनता का मूड जानने की कोशिश में लगा हुआ है। और आज हम सहरसा विधानसभा में हैं और यहाँ हमारे साथ एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह जी हैं। इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि बिहार में बाहर आया हुआ है या बिहार बदहाल है। आने वाले समय में बिहार में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी फिर से सरकार। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार कह रही है बिहार में बाहर आया हुआ है, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और समस्याएं थोड़ी बहुत है उसे भी हम दूर कर देंगे। आप लोग कह रहे हैं बिहार बदहाल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और पुलिसिया राज है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आप लोग किन किन मुद्दों को उठाकर जनता को समझाने में कामयाब होंगे ताकि जो जनता पिछले 20 साल से एक धरा के साथ जुटी हुई है वो बदल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जो बदहाली है, इन मुद्दों को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता बदहाल है, जनता स्वयं सोच रही है बदलाव की और जनता उन्मुख भी हो चुकी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कुढ़नी की बच्ची का बलात्कार होता है और इस 21वीं सदी में वो हॉस्पिटल जाती है, राजधानी के हॉस्पिटल जाती है पटना PMCH, और वहाँ उसका इलाज नहीं होता है और बेचारी बच्ची मर जाती है। तो ये कौन सा बिहार आपने 20 साल में दिया है कि एक आम जनता, एक गरीब व्यक्ति अपना इलाज भी नहीं करवा सकता है? संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संविधान ने एक आदमी को अधिकार दिया है, एक मानव को अधिकार दिया है। और आज़ादी के 75 साल में भी आपने ऐसा बिहार नहीं बनाया है कि समुचित इलाज और समुचित शिक्षा हो सके। तो मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों को मुद्दों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद बदहाल है, जनता ने मन भी बना लिया है और तय कर लिया है कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है। और जिस सड़कों की आप बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है। डेवलपमेंट का कंपोनेंट सिर्फ आधारभूत संरचना के से नहीं होता है। आपने कितनी इंडस्ट्री लगाई, आपने कितने नए शिक्षण संस्थान खोले। अगर शिक्षण संस्थान आपने खोले हैं तो उसमें प्रोफेसर हैं कि नहीं, आपने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोले हैं तो उसमें डॉक्टर हैं कि नहीं, नर्सेज हैं कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जनता को पता है। आप बगल में देख लीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में है। 750 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग खड़ा है, वहाँ इलाज नहीं होता क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। 400 बच्चे पढ़ते हैं, बिना प्रोफेसर के बच्चे पढ़ रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं। तो कैसा डॉक्टर आप वहाँ से निकलेंगे? आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, पूरे बिहार में 12 मेडिकल कॉलेज खोलने का आपने दावा किया कि 6 पहले थे, 6 हमने खोले, लेकिन आपने प्रोफेसर ही नहीं दिया है। ये मेडिकल कॉलेज पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ रेफ़र कर रहे हैं, IGMS, एम्स रेफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खोल के बिहार के लोगों को कब तक आप मूर्ख बनाएंगे? तो मुझे लगता है कि जनता जाग चुकी है और जनता बदलाव की बयार बह चली है। बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है और जो समस्याएं हैं उससे त्रस्त है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात भी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर अभी जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है, फिलहाल रोक दिया गया लेकिन वो अंदर खाने चल ही रहा है। बहुत सारी त्रुटियां उसमें देखी गई जिस कारण उसे रोका भी गया है। गांव से लेके शहर तक हर जगह लोग किसी भी दफ्तर में बिना पैसे का काम नहीं करवा सकते हैं, ये सभी जानते हैं। इन सब के बावजूद जो प्रचार तंत्र है, आपने कहा अभी PMCH में जो हुआ एक बच्ची के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उस पर भी राजनीति जो सरकार के पक्ष हैं वो एक तथ्य दे रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है और ये इसी राज्य में संभव हुआ है। पहले के राज्य में तो यहाँ तक लोग पहुँच भी नहीं सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जागरूकता है आप लोग ग्रामीण लेवल पर कहाँ तक पहुँचाने में कामयाब होंगे? और जो कहा जा रहा है कि
बीजेपी वाले या आरएसएस वाले बूथ में जाके और हर जगह जाके प्रचार तंत्र उनका इतना स्ट्रांग है, मीडिया उनका इतना स्ट्रांग है कि लोगों तक बात पहुंचती है, पहुंचने के बाद उसे रिफ़ाइन कर दिया जाता है और उल्टा आपके ऊपर ही डाल दिया जाता है कि देखिए अभी तो हमने न्याय दे दिया, पहले होता तो इसे तो न्याय भी नहीं मिलता। इन चीज़ों को आप लोग कैसे फेस करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिस्कोर्स वो तय करना चाहते हैं, जी जी जी, उन डिस्कोर्स में बिहार की जनता अब फंसने वाली नहीं है। बिहार की जनता भी रिजल्ट जानना चाहती है। बहुत कम दिनों के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी सरकार में आए थे और 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख की नौकरी दी। इससे पहले नीतीश कुमार जी क्यों नहीं दे पाए? ये जनता को कैसे समझाएंगे वो कि हमने नौकरी दी? ये चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन था, लेकिन जनता जानती है, जनता कहती है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये तेजस्वी यादव ने तो ये कर दिखाया। और नौकरियां कैसे मिलती है, उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है, उसका रोड मैप कैसे तैयार होता है, एक नज़ीर तेजस्वी जी ने पेश करके दिया है। और अब युवा जो हैं वो मोबाइल पर हैं, उनके पास इस तरह का एक गैजेट है, वो सोशल मीडिया पर हैं, उनको सब पता चल रहा है। तो आप लाख डिस्कोर्स तय करने की कोशिश करें, आप मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करें, लेकिन युवा अब प्रभावित होने वाले नहीं हैं। जन जन तक ये आवाज़ पहुंच रही है और जनता मौका आने पर पीछे नहीं हटेगी। और आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है निश्चित रूप से इसको जीत दिलाएगी। और आपने भ्रष्टाचार की बात की, मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा गांव है और उस गांव में जो छोटे मझोले किसान हैं जिनका रकबा बहुत कम है, 1 बीघे से कम रकबा में 19 कट्ठे 20 कट्ठे, आपको किसी को 10 कट्ठे के हिस्सा है और उसका परिमार्जन, उसका दाखिल खारिज करने में ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सरकार की इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता है और वह संगठित गिरोह के रूप में काम कर रही है। इसे महाजंगल राज मैं मानता हूँ कि सरकार के आँख के सामने और परोक्ष रूप से सरकार की सहमति के साथ भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि बहुत से राज्यों में भी पहले डीपीआर घोटाले की चर्चा होती थी कि ये प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है तो उसका डीपीआर 3.5 करोड़ का बना दो और 1.5 करोड़ रुपया में से पैसे ले लो। तो इस तरह का काम यहाँ भी हो रहा है। अभी आप देख लीजिए कि बड़े बड़े पैकेज तय किए गए RWD में। क्यों तय किए गए बड़े बड़े पैकेज? क्या मंशा है? ये छोटे बेरोजगार लोग, युवा लोग जो छोटा छोटा रजिस्ट्रेशन जिनके पास था, वो कहाँ जाएंगे? बाहर की कंपनियां आके काम कर रही हैं। तो किस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं? एक रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हैं। इतने बेरोजगार इंजीनियर इस बिहार में हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा के वो सोच रहे थे कि छोटे छोटे काम हम लेंगे और बाहर की कंपनियों को आप दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से बाहर की कंपनियों के साथ इस सरकार का साठगांठ है। सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के युवा तरक्की करें, क्योंकि बिहार के युवा उनके जेबों में पैसे भरने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं तो मानता हूं कि संगठित भ्रष्टाचार के परिचायक हैं माननीय नीतीश कुमार जी और उनका कैबिनेट। बिल्कुल, भ्रष्टाचार वाकई में बिहार में चरम सीमा पर है, इसमें कोई संदेह नहीं। सड़कें बनी है, बिजली भी लोग कहते हैं कि बिजली पहले से अच्छी हुई है और ख़ास तौर पर इस चीज़ को वो लोग भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी सभी को दिया नहीं जा सकता, आप 30 लाख दे देंगे, बाकी के जो करोड़ों हैं उनको आप क्या देंगे। इसलिए हमने सड़कें बनाई है, बिजली दे दिया है और लोगों को मुद्रा योजना के तहत और विश्वकर्मा लोन के तहत, पता नहीं कौन सा ये है, और लोन के तहत उन्हें स्वरोज़गार के लिए हम लोग जागृत कर रहे हैं और लोगों को सबको स्वरोज़गार दे देंगे। जो कुछ बनाएगा, सड़कें हैं तो पटना भेज देंगे, जहाँ जहाँ करें, मतलब एक प्रचार है कि हम सबको रोज़गार दे रहे हैं, नौकरी के भरोसे मत रहिए। तो ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं काट करने का कोशिश करेगा। इसको कैसे समझाएंगे आप? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि किसी भी राज्य की बदहाली को दूर ले जाने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय होता है कि उस राज्य का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री वहाँ लगे। लेकिन आपको सुनकर के बड़ा तकलीफ होगा, और मैं तो पीड़ा के साथ अब बयान कर रहा हूँ कि जिस राज्य का जंबो जेट बजट हो, 3,76,000 करोड़ का बजट हो, और उसमें मात्र 1962 करोड़ का बजट उद्योग विभाग को मिला है, 0.62% पूरे बजट का। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार इंडस्ट्री लगाना चाहती है क्या? इस तरह के अल्प बजट के प्रावधान से ये
तय होता है और ये साबित भी होता है कि सरकार औद्योगिकरण नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि उद्योग लगे और ये जो राज्य के युवा हैं उनको नौकरी लगे। वो चाहती है कि राज्य के युवा हिंदू मुस्लिम में फंस करके रहें और जिंदाबाद करते रहें। अरे भाई, राम के उपासक तो हम भी हैं, लेकिन राम के नाम पर हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो महात्मा गांधी के राम में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि वैष्णव जन तेने कहिए, वो राम हमें चाहिए जो समरसता का संभाव देता हो। तो युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, युवाओं को हिंदुत्व के छद्म वेश में चाहते हैं कि छद्म विचार दे करके और उनको बांटना चाहते हैं और अपने पीछे लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने पहले ही इन सवाल के जवाब दे दिए हैं। जिस प्रकार से चुनाव आते ही एक ध्रुवीकरण होने वाला है और होगा ही, चाहे अभी पाकिस्तान भारत युद्ध को लेकर हो या फिर हिंदू मुस्लिम को लेकर हो। लास्ट में एक और सवाल बनता है इसके साथ में कि क्या अजय बाबू सहरसा से अपना उम्मीदवारी सोच रहे हैं, यहाँ एक कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, मैं अभी अगले 3 साल तक एमएलसी हूँ और मेरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतंत्र में जो ऊपर के नेता लोग निर्णय लेंगे, मैं उस निर्णय के साथ हूँ और मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इसमें नहीं है। पार्टी के सिंबल पर जीत के आया हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी जो तय करेगी, मैं पार्टी के साथ हूँ। बिल्कुल, तो ये अजय सिंह जी थे और इन्होंने सभी सवालों के बड़े ही शालीनता के साथ जवाब दिया। कुछ चीज़ें रह जाती है जो पार्टी एक दायरे में, लास्ट सवाल इन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी उसी पर रहेंगे और होता भी ऐसा ही है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।